नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं और चुनावी बिसात भी बिछाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब का फायदा किसको कितना होगा और जो रणनीति पे, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए काम कर रहे हैं, उनका असर क्या होगा। हालांकि अभी इन सब के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जिस रणनीति के तहत काम कर रही है, इसे लेके तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और कांग्रेस जो अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है, उसे आने वाले चुनाव के लिहाज से भी देखा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, अमित पासवान जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, करण कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी बस का वाला बहुत बहुत बस स्वागत है। बस पूछे थे बस के लिए। सबसे पहले मैं करण कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। करण कुमार जी, जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति पे काम कर रही है, क्या ये चुनाव के लिहाज से है? आने वाले चुनाव में आप लोगों को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको और आपके तमाम व्यूअर को धन्यवाद जी। करता हूं। और ये जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल है। विद्यार्थी अगर परीक्षा देते हैं तो उनकी पेपर लीक हो जाती है, लोग पलायन करने को मजबूर है और ये डबल इंजन की सरकार बस तुष्टिकरण की राजनीति पर पीठ थपथपाने का काम कर रही है, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी उन तमाम युवाओं और छात्रों के लिए सड़कों पर उतरी है। और आने वाले समय में ये जी। सत्ताधारी दल को ये मजबूर होना पड़ेगा कि ये जब तक युवाओं को और छात्रों को साथ लेकर नहीं चलते, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, तब तक वर्तमान समय में राजनीति ये संभव नहीं हो सकती। जी ठीक है करण जी, फिर आपका रुख करेंगे। करण जी, आप अपना फोन रोटेट कर लीजिए, आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है। जी, तब तक सीधा रुख करते हैं सुनील सेवक जी का। सुनील जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस जो अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की रणनीति, रन किसको कहते हैं? जहां युद्ध का क्षेत्र हो, चुनावी युद्ध का क्षेत्र हो। और नीति तो एक तो ये रन वाले जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये तो रन छोड़ हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि लोकसभा में डिबेट के समय ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। तो ऐसे रन छोड़ लोगों को नीति, और नीति तो आप कांग्रेस जानती ही है कि क्या नीति है, वो पूरा जग जाहिर है। तो न इनके पास रन है न कोई नीति है, यानी ये लोग की रणनीति तो कुछ हो ही नहीं सकती है। रह गई बात, राहुल गांधी बिहार आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं, लेकिन आज जो स्थिति बिहार में पैदा कर दिया राहुल गांधी, फिर युवाओं को सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें। एक युवा को धक्का दे देते हैं, आधे घंटे में पैदल यात्रा करके भाग जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति करने वाले कांग्रेस के सर्वमान्य नेता जिनको कहते हैं ये लोग, जब उनकी ये हालत है तो इनकी क्या रणनीति होगी, इनका क्या होगा, ये इनका कुछ नहीं होने को है। ये लोग बेवजह थोड़ा सा वो कहते ना प्रयास कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये अंधी दौड़ है। इस दौड़ का कुछ परिणाम निकलने को नहीं है। कांग्रेस अब भारत की राजनीति में हाशिए बढ़ जा चुका है, एक इतिहास बनने जा रहा है। इससे ज्यादा कांग्रेस की अब कोई अहमियत न बिहार में रही है, न संपूर्ण भारत में रही है और न रहेगा। जी चलिए ठीक है सुनील जी, फिर आपका रुख करेंगे। करण जी, आपका रुख करेंगे। पहले सबसे एक एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद सीधा रुख करेंगे प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं बिहार में, क्या लगता है इन सब का फायदा महागठबंधन को आने वाले समय में कितना मिलेगा? देखिए सबा जी, कितनी मजबूत होगी महागठबंधन इससे? का जवाब दें उसके पहले जी। जो परिस्थितियां हैं बिहार में, उसका भी अवलोकन आपको करना होगा। आप सबसे पहले देखिए कि बिहार में जो है 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से देश में डबल इंजन की सरकार है और 17 वर्षों से
एनडीए की सरकार है, बावजूद आप देखिए बिहार कहाँ पर खड़ा है, ये समझने की जरूरत है। आज बिहार जो है, चाहे आप देखिए प्रति व्यक्ति आय के में देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, या प्रति व्यक्ति निवेश में देख, सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप साक्षरता दर में देख लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में आप देख लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, ये सारे विकराल जो है रूप धारण किए हुए ये तमाम ज्वलन समस्याएं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो ये समझने वाली बात है कि इन लोगों ने, एनडीए ने बिहार को आखिर किस तरह का शासन और सत्ता चलाने का काम किया है कि बिहार दिन प्रतिदिन जो है और अंतिम पंक्ति पे खिसकते जा रहा है। तो सबसे बड़ा बात है, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने देखा था कि पिछले दिनों वो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर थे और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी को लेकर के उन्होंने एक जो है उस मुद्दे पर जो है जनता के बीच जाने का काम किया था। तो सवाल उठता है कि अब जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का तो ये आलम है कि 83% जो है ग्रामीण युवा बेरोजगार है और 65% जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगार है। ये समझने वाली बात है। तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो निसंदेह महागठबंधन और महागठबंधन के नेता, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन सवालों को लेकर के 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी गए थे कि जब हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे। 17 माह के कार्यकाल में हमने उसमें बहुत सारे काम को करने का भी काम किया, लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, विकराल रूप धारण किए हुए हैं। तो राहुल गांधी जी आए हैं, महागठबंधन के वो नेता हैं, महागठबंधन में जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया के वो नेता हैं और नेता विपक्ष हैं आज देश में। तो वो आए हैं और वो उन्हीं मुद्दा को जो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो बिहार में परिलक्षित है। तो ये तो मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, हम तो जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता के ज्वलन सवालों को लेकर के ही जाएंगे, और जनता के जो ज्वलन सवाल अभी है, बेरोजगारी दर चरम पर, महंगाई चरम पर, गरीबी, भुखमरी चरम पर, तो ये इसी चीज को लेकर के हम तो आगे बढ़ेंगे ना। आपने देखा था ना कि जातीय गणना कराया गया, 34% आबादी जो है उसमें 6,000 रुपया से कम पर मासिक गुजर बसर करने पर मजबूर, 30% उसके अतिरिक्त आबादी 10,000 रुपया से कम पे। तो राज्य की 64% आबादी आप समझ लें कि 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर किसी तरह से कर रही है। तो पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 20 सालों के सरकार में बिहार में एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे। सबसे बड़ी बात है सवाजी कि केंद्र में भी इनकी सरकार रहते हुए बिहार की हकमारी ये लोग कैसे करते हैं। 85 केंद्रीय विद्यालय देश में देने का काम करते हैं, 28 नवोदय विद्यालय देने का काम करते हैं, लेकिन देश की 10% आबादी जो बिहार में रहती है उसके लिए एक भी स्वीकृति नहीं दी जाती है। जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है उसके लिए चनपटिया में जगह भी आवंटित किया गया था, लेकिन बिहार को वो मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं मिलता है, जबकि मंत्री बिहार से ही आते हैं, लेकिन उसको दूसरे राज्य में दिया जाता है। तो ये लोग बिहार की हकमारी भी करते हैं। तो ये इन सब सवालों को लेकर के महागठबंधन में जो दल हैं, उन दल के तमाम नेता जो हैं जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, और निसंदेह जब जनता के बीच वो जा रहे हैं तो जनता उनके सवालों को लेकर के, जनता अपना आशीर्वाद जब चुनाव होगा तो देने का काम करें। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करते हैं अमित पासवान जी का। अमित जी, जिस तरह से महागठबंधन की तैयारियां चल रही है, एनडीए गठबंधन की भी तैयारियां जोरों पर है, इस बीच अगर जनसुराज पार्टी की बात की जाए तो कैसी आप लोगों की तैयारी, किस मुद्दे पे आप लोग काम करेंगे आगे कि जनता आप लोगों को चुनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कांग्रेस के जो नेता हैं पदयात्रा की शुरुआत किए हैं, यह स्पष्ट कहा कि चुनावी एक यात्रा है। आप नवंबर के बाद एक भी महागठबंधन के लीडर को पदयात्रा करते आप नहीं देखेंगे। तो प्रशांत किशोर जी जिस समय कोई चुनाव नहीं रहता है उस समय गरीब शोषित पीढ़ी से जाकर पदयात्रा के माध्यम से मिलते हैं और उनके हाल को जानने का प्रयास करते हैं, उनके साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसकी जानकारी लेने का काम करते हैं, और लगातार
2 वर्षों तक उन्होंने पदयात्रा किया और जमीन पर जा करके एक एक गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों से मिला और बिहार की बदहाली को लेकर उन्हें यह लगा कि बिहार में एक नई पार्टी की आवश्यकता है। तब उन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की लगातार 2 महीना पदयात्रा के बाद। तो यहाँ के एक एक स्थिति से बहुत सारे गठबंधन के लोग रहे। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े रैलियां, बड़े बड़े पदयात्रा, बड़े बड़े बैठ के करने का काम करते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। दोनों शासन में रहे हैं, एक 60 से जी। अमित जी, कुछ टेक्निकल इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक सीधा रुख करते हैं करण जी का। करण जी, क्या कांग्रेस अब अपने ऊपर लगे टैग को हटाने के पीछे लगी हुई है? जो टैग कांग्रेस पे लगता है कि बिहार में कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी की तरह काम करती है। आपको यह स्पष्ट है कि यहाँ कांग्रेस का न कोई है, अमित जी, आप रुख करेंगे, आपके साइड से टेक्निकल इशू था। आरजेडी है, जो भी है वो आरजेडी है, आरजेडी का पिछलग्गू है। यहाँ पिछलग्गुआ बन के चलना पड़ेगा कांग्रेस को। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते करण जी से। जी करण जी। जी, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब जनता की पार्टी बनकर सामने आ रही है और जनता की जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। और जो लोगों की, जो आप देखेंगे कि ना किसी भी जिले में जाए ना तो सही से स्वास्थ्य की सुविधा व्यवस्था है, ना स्कूल है। अगर स्कूल है तो वहां पे बच्चे पहुंच रहे हैं, गरीब घर के बच्चे पहुंच रहे हैं। अगर आप ऊपर लेवल पर जाते हैं तो किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में आपको नजारत मिलेंगे, किसी मंत्री एमएलए किसी के भी बच्चे आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगे। किसी भी जिले में आपको कोई उद्योग धंधे का कुछ सेटअप सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और महंगाई की डबल मार जो घर में बैठी महिलाएं हैं उनको झेलना पड़ रहा है। और ये सरकार डबल इंजन की सरकार जो बार बार पीठ थपथपाती है, आज उसकी जमीन खिसकने का डर हो रहा है। जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर लगातार आ रहे हैं तो सत्ताधारी दल को जमीन खिसकने का डर हो रहा है। इसलिए वो तमाम केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री अनर्गल बयानबाजी करने का काम करेगा। मंत्री जी, आप अगर इतनी हिम्मत है तो सच्चाई से बताइए आपने बिहार के लिए क्या किया है। आज गिरिराज सिंह जी राहुल गांधी पर टिप्पणी करते, मैं गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूँ कि वो बताए कि वो बेगूसराय के लिए क्या किया और बिहार के लिए क्या किए हैं। बयानबाजी से आप नहीं चलने वाला है। आपकी राजनीति पलट गई है। युवाओं का एक जोश राहुल गांधी जी के साथ है और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि युवाओं का एक पूरा वर्ग कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ खड़ी हुई दिखेगी। चलिए ठीक है करण जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सुनील जी का। सुनील जी, सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से आप लोग घबरा गए, डर में आ गए आप लोग, क्योंकि अब जनता के मुद्दों पर बात हो रही है जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में कहावत है, मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई हैं। ये कांग्रेस उंग्रेस से बीजेपी क्या डरेगी भाई? ये लोग तो राजनीतिक अब चूहा हो गए हैं, जिसको निगलने के लिए आरजेडी मुंह फाड़े हुए है। वो कब निकल जाएगी आरजेडी रूपी बिल्ली, उस चूहा को कोई ठिकाना है? दूसरी बात, अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, अब देखिए अब लीजिए देखिए मिर्ची लग गई मिर्ची चूहे को, क्या कीजिएगा। एनी हाउ, खैर अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि बिहार अंतिम पायदान पे खड़ा है। अब इनको कौन समझा है कि बिहार तो अंतिम पायदान पे नहीं खड़ा है, आरजेडी जरूर अंतिम स्थान पे खड़ा है, कांग्रेस जरूर अंतिम स्थान पे खड़ा है, ये जो घमंडिया गठबंधन है ये जरूर अंतिम स्थान पे खड़ा है। और अंतिम सत्य यही है कि 2025 में आपके सीट के लाले पड़ेंगे, आपको एमएलए देखने के लिए दुर्लभ होगा। जैसे आरजेडी के जिनके लीडर है तेजस्वी जी, वो कार्यकर्ता दर्शन को जाते हैं, इनको तो कार्यकर्ता का भी दर्शन होता नहीं है। ये तो महल में रहने वाले हैं, हवाई जहाज पर बर्थडे मनाने वाले हैं। बेटी का बर्थडे मनाना हो तो पूरा परिवार चला जाता है कलकत्ता हवाई जहाज से, और ये लोग गरीबी और भुखमरी की बात करते हैं। तो इनको समझ में आ जाना चाहिए
कि अंतिम स्थान पे बिहार नहीं, बिहार तो टॉप पे खड़ा है। हाँ, अंतिम स्थान पे आरजेडी जरूर खड़ा है, कांग्रेस जरूर खड़ा है, घमंडिया गठबंधन जरूर खड़ा है, और अंतिम स्थान ही पर नहीं बल्कि अंतिम समय पर खड़ा है। और ये अंतिम समय 2025 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें आप लोगों को दर्शन करना, कार्यकर्ता का तो दर्शन खैर आपसे नहीं होगा, अभी एमएलए का भी दर्शन नहीं होगा। आरजेडी प्रवक्ता महोदय और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय दोनों को ये गांठ बांध के रख लीजिए कि 2025 आपके अंतिम समय का वक्त आ गया है। चलिए ठीक है सुनील जी। प्रमोद जी आपका रुख करेंगे, आपका रुख करेंगे। करण जी कुछ कहना चाह रहे थे इनका जवाब। अच्छा ठीक है, करण जी से ले लीजिए फिर। जी करण जी से जवाब लेके आपका रुख करते हैं। जी करण जी भाजपा के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे, लेकिन मैंने एक सवाल किया था कि वो बताने का काम करे कि बिहार के युवाओं को उसने क्या दिया है। केंद्र में बैठे मंत्री डबल इंजन की सरकार क्या रोजगार देने में वो सफल हो पाई है? लोग आज पलायन करने को क्यों मजबूर है? ये जवाब अब न भाजपा के प्रवक्ता दे पाए न भाजपा के मंत्री दे पाए। इस बार चुनाव में नौकरी और पलायन का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मुद्दा रहेगा, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बिहार के युवाओं को गुजरात में जाकर खटना पड़ रहा है। क्यों खटना पड़ रहा है? आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसको जाना पड़ रहा है। अभी ईद और होली बीती है, लोग अपने घर आने के लिए मजबूर होकर प्लेटफॉर्म पर रात बिताते थे। ये उनकी जो सोई भी सरकार उनके आंख में जू तक नहीं रहता था। ये सरकार क्या बात करेगी? युवाओं की बात करने के इसके पास कुछ है भी नहीं। ये बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ये अपनी राजनीति रोटी सेक सकते हैं, इसके अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है कि ये राजनीति कर सके। चलिए ठीक है करण जी। जी प्रमोद जी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का ये 2025 जो है वो अंतिम। ये पहले अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो 30 वर्षों में बना नहीं पाए। ये जनता जो 3 नंबर की पार्टी है उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। बिहार में 2020 में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने 1 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया और 3 नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बनाने का काम किया। उस 3 नंबर की पार्टी के ये पिछलग्गू बने हुए हैं और बोल वचन तो बड़े बड़े होते हैं इनके। ये समझने वाली बात है। जब लगातार इनकी सरकार है, और हमने क्या कहा, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इन्हीं का सरकार का रिपोर्ट है। और उसी रिपोर्ट में ये बतलाने का काम होता है कि बिहार जो है तमाम मुद्दों में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो इनको तो जवाब देना चाहिए ना, सरकार उनकी है, आखिर बिहार की ये स्थिति क्यों है ये बतलाना चाहिए ना। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आते हैं और कहते हैं कि हम बेतिया में जो चीनी मिल है उसको शुरू करेंगे और उसी चीनी मिल की चीनी से चाय बना करके पीने का काम करेंगे, और वो बार बार जो है वो जुमला ही साबित होता है। मुजफ्फरपुर के पताही में उसी पताही के जनसभा में कहते हैं कि ये जो है इसको हम एयरपोर्ट बना देंगे अगले बार जब आएंगे, और जब बार बार वो आते हैं 2014 से, लेकिन वो वही उसी में जनसभा करने का काम करते हैं। तो इनकी जुमलेबाजी तो बिहार की जनता समझ चुकी है ना। तो ये समझने की बात है कि जो व्यक्ति जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, बावजूद बिहार की हकमारी ये लगातार करते रहे। अभी मैंने तो आंकड़ा दिया ना कि 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय जब देश के दूसरे राज्यों को मिल सकता है। देश की 10% आबादी बिहार में निवास करती है, यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं जीवन बसर करने के लिए। तो आप यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा रहे हैं? आखिर आप बिहार के साथ हकमारी क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, एक जो यहाँ बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान केंद्र था उसको ये लोग कर्नाटक ले जा रहे थे, लेकिन जब विपक्ष के द्वारा हो हल्ला किया गया तब ये लोग कहे कि नहीं नहीं यही रहेगा। तो इन लोगों की नीति जो है ना, बिहार से तो हमेशा बिहार के तो साथ सौतेलापन व्यवहार करने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? और ये हमारे नेता पे है टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि वो जाते हैं परिवार के साथ जो है मनाने के लिए कलकत्ता। अरे पिछड़ा समाज का अगर कोई बेटा अगर हवाई जहाज पे बैठ जाता है तो इनको दर्द क्यों होने लगता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। हमारे पिछड़ा समाज बर्दाश्त कर लीजिए। 1000 करोड़ के मालिक, 1000 करोड़ के मालिक पिछड़ा समाज। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए ना, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। अभी देखिए सभा जी, जब जातीय गणना कराया गया और मैंने पहले कहा कि 64% आबादी 10,000 से कम पे जीवन गुजर बसर कर रही है,
और हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। और यही भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण चोर आरक्षण खोर है, उन्होंने जब हम लोगों ने कहा कि 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करिए तो इन्होंने नहीं किया। आज रिजल्ट क्या हुआ? आज रिजल्ट ये हुआ कि जो आरक्षण का दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किए थे उसको कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोलेंगे? ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे। सुनील जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोग बिहार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग अपने फायदे में लगे हुए हैं सर। ठीक, देखिए सभा जी, अभी कांग्रेस आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे 1 नंबर की पार्टी और 3 नंबर की पार्टी। देखिए, 1 नंबर की पार्टी भी अच्छी होती है, 3 नंबर की पार्टी अच्छी होती है। खराब कौन होता है? 2 नंबरिया पार्टी। तो 2 नंबरिया पार्टी कौन है बिहार में? आरजेडी। तो 2 नंबरिया पार्टी है, वो हमेशा 2 नंबरी काम करती है। और 2 नंबरी समझते हैं कि बिहार में क्या कहा जाता है, अरे पूरे भारत में ये 2 नंबरिया है। इनको थोड़ा सा सवाल देखिए नहीं सवाल भाई आप इनको पूछ लीजिए कि 2020 में सवाल मैं आपको कह रहा हूं कि 2020 में 2 नंबर की पार्टी किसको बनाने का काम किया? प्रमोद भाई, आप अपने ही कहे में फंस जाते हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वो बोलती कुछ है, अपने में फंस जाती है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण ही नहीं मिलता बोलने का। अरे 2 नंबर की पार्टी तो प्रमोद भाई, अब देखिए, अब दूसरी बात, अब सभा जी, अब दूसरी बात, प्रमोद जी अभी कह रहे थे कि पिछड़ा समाज का आदमी अगर जहाज पे चढ़ता है तो लोगों को कष्ट होता है। बाप रे बाप, 1000 करोड़ का मालिक पिछड़ा समाज का है। ये तो बिहार, उसके बाद इन लोगों को कहते हैं कि बिहार तरक्की नहीं कर रहा है। अब कितना बिहार तरक्की करेगा कि 1000 करोड़ का जो मालिक है वो भी पिछड़ा बिहार में है। तो भगवान करे कि ऐसा ऐसा पिछड़ा पूरा बिहार हो जाए, 1000 करोड़ का मालिक हो जाए। तो ये है हमारी एनडीए की सरकार, 1000 करोड़ का मालिक भी बिहार में आपकी नजरों में पिछड़ा है। तो ऐसे ही पिछड़ा आप लोग बने रहिए और ऐसे ही मजा आपके नेता मारते रहे, जनता को आप लोग बगलाते रहिए, जितना झूठ बोल के, क्योंकि आरजेडी की जानती है सभा जी, बुनियाद भी झूठ पर हुई थी। सुनिए, अरे प्रमोद भाई सुनिए तो आप ये बतलाइए ना, एक भी पॉइंट पे जवाब दे पाइएगा क्या? थोड़ा सा रुक जाइए। बिहार की स्थिति प्रमोद भाई इसलिए बनी है कि जब आपकी सरकार 15 बरस रही तो जो कांग्रेस ने बिहार में थोड़ा सा धरातल पर कुछ काम किया था, आपने उस 15 वर्षों में उस धरातल को गड्ढा में बदलने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि अब देखिए सुनिए ना, अरे सुनिए ना, देखिए अरे भाई अरे शांत रहो, सुनो ना, ये कांग्रेस वाले देखो भाई, तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय है। तुमको पहले आरजेडी से बचना है, वो तुमको निगलने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए तुम तो अपना बचाव करो ना, हम लोग को छोड़ दो। हम लोग जो कर रहे हैं बिहार की जनता देख रही है, और 20 वर्षों में बिहारी शब्द जिसको आरजेडी ने गाली बना दिया था, वो बिहारी शब्द आज एक मजबूत दम भरता है पूरे भारत के अंदर। बिहारी शब्द को गौरवान्वित महसूस करवाता है। इसलिए याद रखिए, एक मिनट बस सभा जी, एक लाइन, इसलिए एनडीए के पसिंघे में भी घमंडिया गठबंधन नहीं है, ये नोट कर ले। और बिहार की जनता 2025 में बता देगी कि एनडीए ही सर्वोत्तम है, वही शासन करने के लायक है। चलिए ठीक है सुनील जी। प्रमोद जी, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है सुनील जी ने आप लोगों पर, कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस को निगल जाएंगे, कांग्रेस को बचने की जरूरत है आप लोगों से। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सहयोगियों को कैसे निगलती है इसका प्रमाण तो पहले से प्रस्तुत है ना। कैसे लोजपा को 2 फाड़ में कर करके, एक जो धड़ा था जो पशुपति पारस जी का, पहले उनको केंद्रीय मंत्री लोग बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उनको लोकसभा में एक भी टिकट देने का काम नहीं करते, उनको पैदल कर दिया जाता है।
तो देखिए कि कैसे निगलने का काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही हालात ये लोग करने का काम किए, उनको जो है से एक सीट दिए और जो है से उनको हरवाने का उन लोग के लिए दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करवा दिए। यही काम जब देखिए नीतीश कुमार जी के साथ 2020 में इन लोगों ने क्या करने का किया था कि चिराग पासवान जी को आगे कर करके, ये तो जब नीतीश कुमार जी का ही दर्द छलक करके सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसे हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, तो इनके सहयोगी ही इन पर बयान देते हैं ना। तो पहले तो ये अपने सहयोगी को इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय दल को तो समाप्त हो जाना चाहिए। तो जितने भी इनके क्षेत्रीय दल जो इनके घटक में हैं, इनके जो एनडीए में शामिल हैं, तो उन्हीं पर ना ये पहले नियम लागू होगा। और उनको तो निगलने के लिए ये बार बार प्रयास करते रहे, कभी किसी को कभी किसी को, कभी किसी के द्वारा किसी को पिक एंड चूज करते हैं, उसको उठाते हैं उसको छोड़ते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप चले जाइए महाराष्ट्र चले जाइए, दूसरे क्षेत्र राज्यों में चले जाइए, हर जगह वो दर्जनों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जब जैसे जरूरत पड़ता है अपने क्षेत्रीय दल को निगलने का, कहीं क्या करते हैं सीबीआई, कहीं ईडी को लगा करके, कहीं कुछ करके उसको भ्रष्टाचारी बतलाने का काम करते हैं, और उसके बाद जो है उसको अपने पाले में ले लेते हैं, भ्रष्टाचार से वो मुक्त हो जाते हैं। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो जनता के सामने है, बतलाने का आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है। सवाल वो नहीं है, सवाल क्या है ना कि अभी जो वर्तमान में जो ज्वलन समस्याएं हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उन तमाम समस्याओं को विकराल बनाने में इन लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस पर एक शब्द कोई भी प्रवक्ता से आप पूछ लीजिए, सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं से एक शब्द नहीं बोलेंगे कि आज ये विकराल स्थिति क्यों है, क्यों 3 करोड़ से ज्यादा लोग आज बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। चाहे शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्य पर डिपेंडेंट है बिहार के लोग। आखिर ये स्थिति 20 वर्षों में ये लोग क्या किए हैं, खास करके जब जब डबल इंजन की सरकार है, ये समझने की बात है समाज। इस पर तो एक लाइन का इन लोगों का जवाब नहीं आता है। ठीक है प्रमोद जी, समय कमी है, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले अमित जी का रुख करूंगी। अमित जी, कांग्रेस जिस तरह से युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में जनसुराज पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है? हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह जो है पदयात्रा, चुनावी यात्रा है, नवंबर दिसंबर के बाद आप कहीं ये देखने को पदयात्रा नहीं मिलेगा। जहां तक की बात आज नौकरी की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, तो कांग्रेस को पता है स्पष्ट रूप से कि इन्होंने कितने युवाओं को नौकरी इन्होंने दिया अपने शासनकाल में, और बीजेपी के लोग जो आज बड़े पैमाने पर जो कह रहे हैं हमने युवाओं को जो है रोजगार दिया, तो अपना एक ही रोजगार उन्होंने दिया जो स्पष्ट कहा कि पकौड़ा बेचने का हम ट्रेनिंग देंगे। तो वह रोजगार आज जितने भी देख रहे हैं, ग्रेजुएशन से लेके एमए पीएचडी के लेकर बहुत सारे युवाओं जो है कि बेरोजगार की स्थिति में है। और जितना भी अभी तक के हम लोग देख रहे हैं कि 15-17 वर्षों में जो शासन काल रहा भाजपा का, नोटबंदी का जो इसका नीति आया, नोटबंदी से क्या कितना गरीबों का लाभ मिला, जो कोरोना काल में जिस तरह से कई गरीब पर मुकदमा किया गया, लाखों लाख लोगों पर मुकदमा किया गया, आज तक एक भी गरीब जो है उसे निजात नहीं पाया है। और जहां तक कि विकास की बात बोलते हैं, पलायन की बात बोलते हैं, आप नेताओं को, पार्टी को उसको कमजोर करने की बात बोलते हैं, आरजेडी के लोग रहे या नीतीश कुमार जी के लोग रहे, नीतीश कुमार जी जैसे, जो आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता को इन्होंने इस तरह से लात मार के जो है कि नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा की भूमि से वो चुनाव जीतते थे, वह नेशनल लीडर थे, उनको जो है कि मुजफ्फरपुर करके और धीरे धीरे करके उनको कौमा में डालने का काम यह नीतीश कुमार जी किए थे। आपको शरद यादव जो कि वह भी एक कद्दावर नेता थे, उनको इन्होंने शरद करने का काम किया था। तो ये सारे पार्टियां जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग रहे, जदयू के लोग रहे या राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहे, एक भी अपने पीछे जो है एक भी नेता को ये विकास देना नहीं चाहते हैं। अगर बेटा किसी को बनना है मुख्यमंत्री, तो लालू जी का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो 9वां पास रहे या 10वां पास रहे। इसी तरह से सोनिया गांधी जी का ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और विपक्ष का नेता बनेगा। फुल बहुमत जिस दिन आ गया तो सोनिया गांधी कहेंगे हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यह एक समय का इंतजार करने का काम करते हैं। इसलिए सारी पार्टियां के लोग जितने तो आप लोगों में मुख्यमंत्री कौन होने वाला है?
आप लोगों को मुख्यमंत्री कौन होने वाला है अमित जी? जी मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी एक जन स्वराज पार्टी, एक ऐसी पार्टी का गठन किया है जो कि बिहार का एकमात्र विकल्प है जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग का संयोजन है। आप एक एक बुद्धिजीवियों का, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो मौका किसी को नहीं मिलेगा। सीएम पेश तो प्रशांत किशोर ही रहेंगे। ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी। प्रशांत किशोर जी, आपने देखा कि जब इसकी पार्टी का जन स्वराज का अध्यक्ष बनने की बारी आई तो सारे पूरे पार्टी का जो है कि अधिवेशन करके उसमें निर्णय लिया गया। सारे लोग से जन समर्थन के आधार पर जो है कि मनोज भारती जी को अध्यक्ष चुना गया। इसलिए पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी का आला कमान कौन होगा। या आरजेडी एकल पार्टी नहीं है, जदयू एकल पार्टी नहीं है, और भाजपा जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे चलने वाली पार्टी नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर। चलिए ठीक है, सभा जी छोटा सा जवाब देना चाहेंगे। आप का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले करण जी का रुख करूंगी, वो भी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी करण जी, जवाब दे दीजिए। सभा जी, अभी आपके चैनल पर शायद ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी कि देश की जनता को सरकार ने फिर एक उपहार के रूप में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए महंगे कर दी है। ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। इस सरकार को गरीब मध्यम वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पे चलती है। और भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, आरोप लग रहा है कि आप लोग अपने अनुसार, आपकी पार्टी राजनीति करती है, किसी और को मौका नहीं मिलता। नहीं, अभी जो आरोप बात रख रहे थे जन स्वराज वाले, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब सरकार यूपीए 1 की बनी, बहुमत मिली थी, तो यही है सोनिया गांधी जी, हमारे आदरणीय नेता, जो उस कुर्सी को छोड़कर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को कुर्सी पर बैठाने का काम किए थे। तो गांधी परिवार के बारे में आपको जानकारी कम है। अमित जी, आप थोड़ा जानकारी एकत्रित कर लीजिए। गांधी परिवार का इतिहास हमेशा से त्याग और बलिदान का रहा है, इसलिए ये आरोप आपका अनर्गल है। आप भाजपा की बी टीम बनकर बिहार में काम कर रहे हैं और अपने काम में लगे रहे। जनता आपको जान चुकी है और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि जन स्वराज भाजपा की बी टीम बनकर बिहार में चुनाव लड़ रही है। फुल बहुमत का इंतजार में है भाई साहब, फुल बहुमत का। कांग्रेस का कभी फुल बहुमत आने वाला नहीं है। और जो भाजपा को बचा दीजिए और कितना वोट कास्ट करते हैं जो भाजपा ने बी टीम बनकर चुनाव में आए हैं। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है आपके बारे में। अमित जी ठीक है, शांत हो जाइए। प्रमोद जी, छोटा सा जवाब। देखिए, अभी अमित जी बोल रहे थे और आपने तो सुना कि किस प्रकार से जब नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था प्रशांत किशोर जी के बारे में कि अमित शाह जी के कहने पर हम इनको अपने पार्टी में, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती है, वो दूसरे लोगों को दूसरे के पार्टी में शामिल कराने की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जी ने खुद इस बात को दोहराया कि उनके कहने पर हम इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किए थे। ये तो जग जाहिर बात है ना कि प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये सवाल कहाँ उठा रहे हैं? सवाल इनको उठाना चाहिए जो शासन सत्ता में बैठा हुआ लोग है, उस पर तो इनके मुंह में दही जम जाता है, उस पर तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। और सवाल क्या करते हैं, अरे ये क्या कहते हैं, इनका जो जन स्वराज जो पार्टी है, इसका जो स्थापना किए महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, और उस दिन इन्होंने जो झंडा में महात्मा गांधी का तो फोटो लगा दिए, लेकिन क्या घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। मतलब नशा मुक्ति के जो है ये खिलाफ काम करेंगे। ये समझने वाली बात है कि महात्मा गांधी के विचारों से तो विपरीत ये जा करके बोलने का काम करते हैं। ऐसे पार्टी को बिहार की जनता बढ़िया से समझती है और इनको जो है सबक क्या, इनको तो जनता नोटिस भी देने का काम नहीं करेगी। नहीं, नोटिस भी आपको जनता नहीं लेगी, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, जनता आपको नोटिस भी नहीं लेगी। वो जो राजस्व की हानि हो रही उस पर उन्होंने बोलने का काम किया है। आप इस बात को समझिए
कि पूरे बिहार का ठीक है अमित जी, शिक्षा बिहार अरे ठीक है अरे जनता सब ठीक समझ रही है। प्रमोद जी शांत हो जाइए, समय की आपने कमी। देख आखिरी लिया कमेंट है सुनील जी 15 से लेना 17 वर्ष चाहूंगी। जंगल सुनील राज जी, दोबारा लौटने वाला नहीं है। जनसुराज अरे पार्टी 17 माह का काल भी देखा है पहले कि कैसे शांत हो हमारे जाए नेता लोग। तेजस्वी जी ने समय की 5 लाख कमी से है, ज्यादा कुछ करना नौकरी होगा। देने का प्लीज काम शांत किया हो है। जाइए। सारे लोग समझ से नोमा पास अमित जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। शांत हो जाइए, समय की अरे कमी आप है। तय शांत करिएगा, हो जाइए। बिहार की जनता नोमा तय पास करेगी, मुख्यमंत्री नहीं बिहार की बनेगा, जनता न तय समझिए। करेगी। देश की समय आप की जैसे कमी लोगों को आखिरी का पढ़ाने के लिए करके ऊपर पर्याप्त है जाइए, रुक हमारे नेता जाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बनेगा। अरे भाई शांत हो जाओ, हमारे भाई नेता आप शांत हो जैसे जाओ। लोगों को सुनील पढ़ाने जी के लिए मैंने पर्याप्त आपको है। फोन कर दिया था। नहीं है, ज्ञान की भूमि सॉरी, है। बहुत माफ सारे पढ़े कीजिएगा लिखे हैं। अमित जी और प्रमोद जी को। जी ठीक है, सुनील जी का रुख करना चाहूंगी सीधे। सुनील जी, क्यों देखिए सभा आरोप जी, लगता रहता है ये जनसुराज पार्टी पे कि भाजपा की बी टीम है? देखिए सभा जी, एनडीए का प्रवक्ता डिबेट में कितना कंफर्ट जोन में रहता है तो आप देख रही होंगी। हम इसलिए कंफर्ट जोन में रहते हैं कि लड़ना उन लोगों को है, हम लोगों को कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा एनडीए एकमुश्त रूप से मजबूत है, अपने कामों के बल पर जनता के बीच जाएगी और ये पूर्ण विश्वास है, कर्मों के आधार पर यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 225 सीट के साथ एक मजबूत सरकार हम लोग बनाएंगे और बिहार को विकासशील से विकसित बिहार की ओर अग्रसर कर देंगे। ये बिहार की जनता जानती है, इसलिए हम लोग बहुत ही आराम से कंफर्ट जोन में हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों की तरह चिक्को चिल्लो नहीं कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं और मेरा अंतिम लक्ष्य है विकसित बिहार बनाना और उस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं एनडीए की सरकार। चलिए ठीक है पेट्रोल सुनील डीजल जी, पर भी थोड़ा बोल देते सुनील जी, पेट्रोल डीजल पर बोल देते थोड़ा, जो जनता पे दोहरी मार मारी है आपकी सरकार ने। वो अभी राहुल गांधी बेगूसराय में, इसलिए बाद में बोलेंगे। समय की कमी है। अमित जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। जी अमित जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी अमित जी, दोगों को तो आपने अनम्यूट करवाई, वो बेचारा अपने अनम्यूट हो गया। लीजिए, अमित क्या जी कीजिएगा बात सभा पूरी जी। कर लीजिए अपनी। आदमी सुनील जी, यह स्पष्ट है बोलती बंद आपने जिस बोलती तरह बंद हो गई आप लोगों की। बोलने दीजिए, ऐसे मत कीजिए सुनील जी, आखिरी कमेंट बोलने दीजिए उनको। आप जो जुमलेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी कर के आदमी जुमलेबाजी नहीं करता है। आपको याद होना चाहिए, जिस प्रशांत किशोर जी का नाम लेते हैं, उस प्रशांत किशोर जी का देन है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उस प्रशांत किशोर जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने का काम किया। वह प्रशांत किशोर ने दिल्ली के जिसका अपना ठिकाना नहीं है वो दूसरे को बना रहा है। अरे भाई, ना तुम 3 में हो ना तुम 13 में हो, तुम कहां हो बिहार में भैया? बनर्जी को मुख्यमंत्री बस बस बस, शांति शांति शांति। चलिए ठीक है, समय की कमी है, सत्ता से बाहर करेंगे। ठीक है, और प्रशांत किशोर ने ठीक है, कहा समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का माइक साथ जुड़ने के लिए। समेटने का काम किया, 100 सीटों के अंदर लाने का। दरअसल रणनीतियां बनाई जा रही है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब आने वाले चुनाव में इसका फायदा किसको मिलेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।